नमस्कार, शाम के 7 बजने को है। देश के सबसे विश्वसनीय, सबसे लोकप्रिय और नंबर 1 शो शंखनाद में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। बड़ी खबर के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। कोविड को लेकर चिंता लगातार बढ़ती हुई चली जा रही है। आज एक तरफ सरकार की ओर से कोविड को लेकर समीक्षा बैठक की गई, तो वहीं दूसरी तरफ वडोदरा में कोरोना का BF7 वेरिएंट मिला है। एनआरआई महिला में BF7 वेरिएंट की पुष्टि हुई है। आपको बता दें, ये वही वेरिएंट है जिसने चीन में तबाही लाकर रखी हुई है। इस वजह से हिंदुस्तान के मद्देनजर ये चिंता और ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि इसी वेरिएंट के कारण कोरोना विस्फोट का दौर इस वक्त चाइना में देखने को मिल रहा है। वडोदरा में मिला है कोरोना का BF7 वेरिएंट, जिसको लेकर अब एहतियाती कई कदम उठाए जा रहे हैं। एनआरआई महिला की टेस्टिंग की गई, जिसके बाद इस वेरिएंट की पुष्टि हुई है। इन सब के बीच आपको यह भी बताते चलें कि कोविड को लेकर चिंताएं एक तरफ बढ़ती जा रही हैं, वहीं दूसरी ओर आज सरकार की ओर से कोविड को लेकर समीक्षा बैठक की गई, जिसमें निर्देश दिए गए हैं कि कोविड के नियमों को अनदेखा कतई न किया जाए। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि कोरोना अभी गया नहीं है, मगर इस कोविड के मसले पर भी राजनीति इस देश के भीतर गर्मा गई है, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री ने राहुल गांधी को चिट्ठी लिखकर कहा है कि वो अपनी भारत जोड़ो यात्रा में कोविड नियमों का पालन करें या फिर अपनी यात्रा रोक दें। ये रिपोर्ट देखिए। भारत जोड़ो यात्रा पर निकले राहुल गांधी का कारवां राजस्थान से हरियाणा पहुंच चुका है। भारत जोड़ो यात्रा में तरह तरह के रंग दिखते हैं। कहीं बेहिसाब भीड़ दिखती है, तो कहीं बेशुमार लोगों का प्यार। लेकिन यही भीड़ चिंता का सबब है, क्योंकि कोरोना की आहट एक बार फिर से सुनाई दी है और स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने राहुल गांधी को चेताने के लिए चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में मांडविया ने लिखा है कि राजस्थान के 3 सांसदों ने स्वास्थ्य मंत्रालय को चिट्ठी लिखकर चिंता जताई है। उनका डर है कि भारत जोड़ो यात्रा से कोविड फैल सकता है, इसलिए कोविड गाइडलाइन का पालन किया जाए। अगर इसका पालन नहीं हो पा रहा है, तो पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी को ध्यान में रखते हुए भारत जोड़ो यात्रा को स्थगित कर दिया जाए। खास फैमिली के प्रोटेक्शन में आके एक देश के हेल्थ मिनिस्टर अपना दायित्व अदा करता हो, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करके कोविड ना फैले उसके लिए कोई मार्गदर्शक सूचना जारी करे, तो उसके खिलाफ भी प्रश्न उठाना मैं मानता हूं कि ये मेरे कर्तव्य निर्वहन करने के लिए बाधा रूप है। जिन सांसदों ने स्वास्थ्य मंत्री को चिट्ठी लिखी है, उनमें राजस्थान के पाली से सांसद पीपी चौधरी भी हैं। आपने चिट्ठी की? देखिए, मैंने चिट्ठी लिखी कि जब हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कोविड पॉजिटिव होते हुए भी राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में 14 किलोमीटर चले, उन्होंने उनसे गले भी मिले, उनके और भी जो उनके पार्टी के लोगों से गले मिले, हजारों की संख्या में वो लोग चले। तो आप सोच सकते हैं कि जिस हिसाब से कोविड एक संक्रमण डिजीज है, तो उस हिसाब से और लोगों में भी वो फैला होगा। तो ऐसे में मेरा चिट्ठी लिखना जरूरी था कि ये राजस्थान में फैलता है तो हमारे राजस्थान की जनता के लिए तो ये खतरनाक सिद्ध हो सकता है, लेकिन पूरे देश के लिए भी हो सकता है। पीपी चौधरी ने चिट्ठी तो लिखी, लेकिन ये कहना मुश्किल है कि हिमाचल के सीएम कोविड पॉजिटिव हुए कब थे। उन्हें कोरोना होने का खुलासा तो तब हुआ जब वो सीएम की शपथ लेने के बाद प्रधानमंत्री से मिलने दिल्ली आए। पीएम से मुलाकात के पहले प्रोटोकॉल के तहत उनका कोविड टेस्ट हुआ था, तो वो पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद उनकी पीएम से मुलाकात रद्द कर दी गई। उधर कांग्रेस कह रही है कि सरकार पहले कोविड को लेकर नियम तो बनाए, नियम बन गया तो हम पालन करेंगे। नियम बना लो, सब उसका पालन करेंगे। आप नियम तो बनाइए, सिर्फ राहुल गांधी को चिट्ठी लिखने से थोड़ी कोविड दूर हो जाएगा। आप पहले नियम बनाइए और सब पर लागू कीजिए, हम बिल्कुल उसका अनुसरण करेंगे। और आपको लगता है बीजेपी घबराई हुई है? वो तो दिख ही रहा है। अगर आपकी रैलियों में, आपके कार्यक्रमों में भीड़ नहीं आती, तो उसमें तो हमारी कोई गलती नहीं है। बीजेपी कह रही है कि कोविड के जो प्रोटोकॉल हैं, उनका सबको पालन करना चाहिए, वो कोई भी हो। जहाँ तक कोविड प्रोटोकॉल की बात है, निश्चित तौर पर फॉलो करना चाहिए। अगर पहले भी देश ने किया तो उसका लाभ मिला है, और किसी राजनीतिक दल को भी करना पड़े तो उसमें किसी को विरोध नहीं करना चाहिए। आखिरकार कोई भी
किसी प्रोटोकॉल से ऊपर तो नहीं हो सकता। क्या एक परिवार सब प्रोटोकॉल से ऊपर है? बीजेपी आरोप लगा रही है कि जो लोग अभी प्रोटोकॉल न मानने की बात कह रहे हैं, इन्हीं लोगों ने वैक्सीन को लेकर भी भ्रम फैलाया था। और आपको मैं याद करवाना चाहता हूं, कोविड के समय जब इन्हीं कुछ लोगों ने आम जनमानस में भ्रम और भय पैदा करने का प्रयास किया था वैक्सीनेशन को लेकर। ये तो उस समय वैक्सीनेशन भी देश को नहीं लगवाने देना चाहते थे, लेकिन उस समय भी सरकार ने, विशेष तौर पर प्रधानमंत्री जी ने जागरूकता जनता के बीच में पैदा की। मन की बात से लेकर अन्य प्लेटफॉर्म पर लोगों को वैक्सीनेशन लगाने के लिए कहा। तो ये ऐसे लोग हैं जो उस समय भी भय और भ्रमित कर रहे थे, भय फैला रहे थे, और आज भी अगर प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करते हैं तो मुझे लगता है अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा। बहरहाल अब भारत जोड़ो यात्रा में कोरोना गाइडलाइंस के पालन को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ेगी, सियासत और तेज होगी। राहुल की यात्रा पर सवाल खड़े किए जाएंगे तो बीजेपी की यात्रा को भी निशाना बनाया जाएगा। पौलमी साहा और सुप्रिया भारद्वाज के साथ आज तक ब्यूरो। चीन को लेकर सीमा सुरक्षा पर सरकार संजीदा है, मगर विपक्ष चीन पर चर्चा को लेकर चिंतित है। विपक्ष चाहता है कि चीन के मुद्दे पर सदन में चर्चा हो, मगर सरकार का कहना है कि देश की सुरक्षा से जुड़े मुद्दे पर विपक्ष राजनीति ना करे तो बेहतर है। अब आलम यह हो गया है कि सत्ता पक्ष के खिलाफ विपक्ष आक्रोश जता रहा है, विरोध प्रदर्शन कर रहा है और आरोप लगा रहा है कि सरकार चीन के मसले पर जानकारियां छिपाने का काम कर रही है। तवांग में चीन के चक्रव्यूह को भारतीय जाबाजों ने तो तोड़ दिया, मगर चीन पर विपक्ष सरकार के विरुद्ध जो चक्रव्यूह रच रहा है, उसी की एक और तस्वीर है। पहले चीन के मसले पर सदन में संग्राम करने वाले विपक्ष ने सरकार के विरोध में संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के नीचे विरोध प्रदर्शन किया। देना होगा। देखिए कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के साथ साथ जो दूसरी पार्टियां हैं, वो सभी पार्टियां इस प्रदर्शन में शामिल हैं। कांग्रेस पार्टी के साथ साथ 12 विपक्षी पार्टियां इस प्रदर्शन में शामिल हैं और हाथों में पोस्टर बैनर लेकर के ये मांग की जा रही है कि सरकार को जिस तरीके से नोटिस सदन में दिया गया चर्चा के लिए, ये लोग चाहते हैं कि चीन के मुद्दे पर सरकार जवाब दे। इस विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी भी पहुंची। कांग्रेस के अलावा इस विरोध प्रदर्शन में 12 और दलों का भी साथ मिला। विपक्ष मांग कर रहा है कि चीन के मसले पर सदन में चर्चा होनी चाहिए। हमारी मांग है कि चीन के मामले पर संसद में चर्चा हो। जो सरकार ने चुप्पी साध ली है, सरकार ने मौन व्रत धारण कर लिया है, उससे जो विपक्ष परेशान। वो कहता आप कुछ तो बताओ, पूरा देश चीन के इस मामले पर, सीमा सुरक्षा के मामले पर आपके साथ है, हमारे सेना के जवानों के साथ है सारा विपक्ष। तो आपको फिर जो है इस पे चर्चा कराने से क्या गुरेज? आप इस पे चर्चा कराइए, लोगों के सुझाव लीजिए, कड़े कूटनीतिक कदम उठाइए। सोनिया गांधी ने अपनी संसदीय दल की बैठक में भी कहा है कि कड़े कूटनीतिक कदम उठाने चाहिए और आर्थिक कदम उठाने चाहिए। यहाँ सोनिया गांधी ने कहा, सीमा पर चीन का अतिक्रमण गंभीर चिंता का विषय है। जनता और संसद को सीमा पर सही हालात का पता नहीं लग पा रहा है। सरकार अपनी जिद पर अड़ी है और संसद में चर्चा नहीं करवा रही है। संसद में चीन पर चर्चा नहीं कराना सरकार द्वारा लोकतंत्र का निरादर है। प्रदर्शन के पहले कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बार फिर से सदन में चीन पर चर्चा की मांग की थी। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने सदन में स्थगन प्रस्ताव दिया था, लेकिन सरकार अब भी अपने स्टैंड पर कायम है। रणनीति बिल्कुल साफ है कि चीन के ऊपर चर्चा होनी चाहिए संसद में, कि चीन और भारत के जो रिश्ते हैं और चीन का ये जो उग्र रुख है भारत की तरफ, इसका क्या कारण है, सरकार की क्या नीति है, इसके ऊपर चर्चा की जरूरत है। उनको बीच बीच में महात्मा गांधी जी याद आता है, ये नकली कांग्रेस, नकली गांधी और नकली कांग्रेस को। ये तो अच्छी बात है, दैट्स ए गुड थिंग, बट आई वुड लाइक टू रिमाइंड देम वन थिंग, whatever has happened during their tenure, whatever we have lost as far as our land is concerned in the border,
let them remind that, and how he sacrificed because of their grand old leader Pandit Nehru. बीजेपी बार बार कह रही है कि चीन का मुद्दा संवेदनशील है, कांग्रेस को इस मसले पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। आज वही कांग्रेस पार्टी बार बार कह रहे हैं कि इसको चर्चा में लाना चाहिए। सोचना चाहिए कि देश हित में क्या होता है। कोई संवेदनशील मुद्दा को राजनीतिक मुद्दा बना करके देश के सामने में इसको उछालेंगे और गुमराह करेंगे, ये अच्छी बात नहीं है। उधर बीजेपी ने चीन पर राहुल गांधी के बयान पर भी निशाना साधना जारी रखा है। बीजेपी कह रही है कि जवानों की शहादत का अपमान करने वाली कांग्रेस पहले अपने गिरेबान में झांके। हमें नहीं भूलना चाहिए, ये वो पार्टी है कांग्रेस जो कोविड को मोविड बुलाती है। तो आज मैं इतना ही कहूंगा, राहुल जी, बी राहुल नॉट रोविड। संसद का शीतकालीन सत्र अब खत्म होने की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन चीन पर गतिरोध खत्म होगा इसकी उम्मीद कम दिख रही है। जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली, आज तक। इधर दिल्ली में शराब घोटाले की जांच तेज हुई तो आम आदमी पार्टी के कई दिग्गज नेताओं तक ये आज पहुंच रही है। दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में आरोपी और अब सरकारी गवाह दिनेश अरोड़ा के, आपको बता दें कि ईडी ने जो चार्जशीट बनाई है उसमें कई दिग्गज नेताओं का नाम सामने आए हैं इनके बयान के आधार पर। दिल्ली में आबकारी नीति घोटाले की जांच अब आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेताओं तक पहुंच गई है। भले ही सीबीआई की जांच में मनीष सिसोदिया बच गए हों, लेकिन ईडी की चार्जशीट में कई बड़े चेहरों को शामिल किया गया है। ये पूरी जांच दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में आरोपी और अब सरकारी गवाह दिनेश अरोड़ा के चारों ओर घूम रही है। आरोपों के मुताबिक दिनेश अरोड़ा पहले संजय सिंह से मिले, फिर संजय सिंह के जरिए उनकी मुलाकात मनीष सिसोदिया से हुई। वहीं एक बैठक वो अरविंद केजरीवाल से भी कर चुके हैं। इसके अलावा चार्जशीट में कर्नाटक के सीएम की बेटी कविता से भी मुलाकात का जिक्र है। कभी भी कोई जिसने अपराध किया होता वो शायद ये नहीं कहता कि उसने किया। जांच एजेंसियां अपना काम कर रही है और जांच में जिसका नाम आ रहा है उनके ऊपर कार्रवाई भी कानून के तहत होती है। तो आप ये उम्मीद ही कैसे कर सकते हैं जिन्होंने इतना बड़ा घोटाला किया होगा वो स्वयं कहेंगे कि उन्होंने घोटाला नहीं किया। एक मैं आपको याद करवा दूं, अरविंद केजरीवाल जी बार बार ईमानदारी का सर्टिफिकेट सत्येंद्र जैन जी को देते थे जो 7 महीने से जेल में है। तो इनके सर्टिफिकेट ऐसे ही मिलते हैं। अपराध करने वाले को, जिन्होंने घोटाले किए हों, उनको सदा ईमानदारी का सर्टिफिकेट दिया और वो जेल में है। चार्जशीट के मुताबिक दिनेश अरोड़ा को आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने दिल्ली चुनाव के लिए पैसा इकट्ठा करने के लिए कहा था। ये मुलाकात दिनेश अरोड़ा के अपने रेस्टोरेंट अनप्लग्ड कोर्टयार्ड में एक पार्टी के दौरान हुई थी। संजय सिंह के कहने पर दिनेश अरोड़ा ने कई रेस्टोरेंट मालिकों से बात की और रुपयों के चेक का इंतजाम किया, जिसके बाद दिल्ली में आगामी विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी फंड के लिए 82 लाख रुपए डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सौंपे गए। दिनेश अरोड़ा ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से भी संजय सिंह के आवास पर मुलाकात की। अब ये बड़ा स्पष्ट है कि आम आदमी पार्टी ने करोड़ों रुपया दिल्ली के शराब घोटाले में से इकट्ठा किया। न केवल शराब घोटाले में से, अनेक घोटालों में से दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार और अरविंद केजरीवाल सबसे कट्टर बेईमान हैं। ये बड़ा स्पष्ट है ईडी की चार्जशीट में। और अब कोर्ट में मनीष सिसोदिया भी जेल में होंगे, अरविंद केजरीवाल भी जेल में होंगे और ये लंबे समय तक पैसे का घोटाला करने के चक्कर में सबसे लंबे समय तक जेल में रहने वाले दोनों राजनेता होंगे, अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया। शराब घोटाले में सरकारी गवाह बनने के लिए दिनेश अरोड़ा ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट का रुख किया था और कहा था कि वो सब कुछ बताने को तैयार है। अरोड़ा की ओर से कोर्ट में साफ किया गया था कि सरकारी गवाह बनने के लिए ना तो उन पर किसी तरह का कोई दबाव है और ना ही सीबीआई या किसी और ने उन्हें ऐसा करने के लिए धमकाया है। इसके अलावा दिनेश अरोड़ा ने ईडी को बताया कि वो तेलंगाना के सीएम की बेटी कविता से भी 2 बार मिल चुके हैं।
सीबीआई ने कुछ दिन पहले इस मामले में कविता से पूछताछ की थी। ईडी ने आबकारी नीति के मामले में पिछले महीने कारोबारी अमित अरोड़ा को गिरफ्तार किया था। अमित अरोड़ा के बयानों के आधार पर ईडी ने दावा किया था कि कविता दक्षिण के एक ग्रुप की अहम सदस्य थी और इस ग्रुप ने दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार के नेताओं को 100 करोड़ रुपए की रिश्वत दी थी। जांच और बवाल के बीच दिल्ली सरकार ने नई शराब नीति वापस ले ली थी, लेकिन अभी सियासत और घमासान का दौर जारी है। मुनीश पांडे के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक। और अब बात मदरसों की करेंगे। यूपी में मदरसों को लेकर मदरसा बोर्ड नए नियम लाने के लिए तैयार है। इन नियमों के मुताबिक मदरसों में दीनी पढ़ाई के साथ ही हिंदी, अंग्रेजी, गणित और विज्ञान जैसे विषय भी पढ़ाए जाएंगे। साप्ताहिक अवकाश शुक्रवार को ना होकर रविवार को होगा और सबसे बड़ी बात यह है कि मदरसों के छात्रों का भी ड्रेस कोड होगा। उत्तर प्रदेश के जिन मान्यता प्राप्त मदरसों में अब तक कुरान, हदीस, शरिया, फिकाह, तहसीर, मंताक पढ़ाया जाता था, उन्हीं मदरसों में अब हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, भूगोल, नागरिक शास्त्र भी पढ़ाया जाएगा। एक हाथ में कुरान और दूसरे में कंप्यूटर के ख्वाब को पूरा करने की ताबीर मिली है। यूपी मदरसा शिक्षा बोर्ड की बैठक में नए प्रावधान के प्रस्ताव पारित हुए हैं। यूपी के मदरसों में अब जुमे की बजाय रविवार को छुट्टी होगी। मदरसों में अब ड्रेस कोड लागू होगा। बच्चों को बाकायदा यूनिफॉर्म पहनना होगा। हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान की पढ़ाई जरूरी होगी। मदरसे में एनसीईआरटी की किताबें पढ़ाई जाएंगी। मदरसों में एकेडमिक कैलेंडर भी लागू होंगे। स्कूलों की तरफ मदरसों में भी विंटर वेकेशन होगा। आज मदरसा में ड्रेस कोड आया क्योंकि अब हम एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश के मदरसों को और उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में, ताकि ये मुंशी, मौलिम, आमिल, कामिल, फाजिल ये डिग्री लेकर ये डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस नहीं बन सकते हैं। इनको भी आईआईएम में जाना चाहिए, आईआईटी में जाना चाहिए। इन बच्चों के लिए एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। उनके अंदर कैसे फील आएगी जब वो ड्रेस कोड पहनकर जाएंगे और स्कूलों की तरह उनकी भी ड्रेस कोड होगी, तो वो बच्चे कुछ बनने की चाह लेकर निकलेंगे घर से, वरना उनको आप सीधा एक मुसलमान की ड्रेस पहनाकर भेज देते हैं और ये हमारी ड्रेस नहीं है। यूपी के मदरसों में बदलाव की बयार बहाने की कोशिशें बहुत पहले से ही जारी हैं। पहले फर्जी और अवैध मदरसों की शिनाख्त हुई और अब मान्यता प्राप्त मदरसों के लिए नए नियम कायदे बनाए गए हैं। प्रदेश मदरसा बोर्ड का मानना है कि इन नियमों से तालमेल बैठेगा। बहुत से लोगों की शिकायत ये आई मदरसों से कि फ्राइडे को जब हमारा मदरसा बंद रहता है तो शासन और प्रशासन खुला रहता है, शासन और प्रशासन खुला रहता है, और जब हमारा संडे को मदरसा खुलता है तब वो बंद रहता है। तो आपस में तालमेल मदरसे के बच्चों का और शासन प्रशासन का नहीं है, और एक ही घर में बच्चा जो है बेसिक शिक्षा में पढ़ता है और एक ही बच्चा मदरसे में पढ़ता है, तो दोनों अलग अलग छुट्टियां कैसे हो सकती हैं? अब जरा ये समझिए कि आखिर यूपी मदरसा शिक्षा बोर्ड क्या होता है और इसके क्या क्या अधिकार हैं। मोटे तौर पर मदरसा शिक्षा बोर्ड का वही दायरा और अधिकार है जो यूपी प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का है, यानी मदरसा शिक्षा परिषद के फैसले को कानूनी जामा पहनाया जाना तय है। उत्तर प्रदेश सरकार से ये अनुरोध करेंगे कि अगर इस तरह की आसानियां फराहम कर रही है उन मदरसों के लिए कि जो मान्यता प्राप्त नहीं है, रजिस्टर्ड नहीं है, और वो अनुदानित मदरसे जिनको उन्होंने नामित किया था समाचार पत्र में, उन मदरसों से जल्द संबंध स्थापित करने के लिए एक शासनादेश या राजाज्ञा जारी कर दें, जिससे गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को संबंध होने में आसानियां फराहम हो सकें। और हमारे देश में हमेशा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एकता रही है और हम एकता का ही संदेश देते रहे हैं और एकता में ही बल है। अगर हम एकता के साथ चलेंगे तभी हमारा देश आगे उन्नति करता रहेगा। यूपी में मदरसों के आधुनिकीकरण को लेकर योगी सरकार लगातार एक्शन में है। यूपी सरकार के सर्वे में 8,000 से ज्यादा मदरसे फर्जी पाए गए। अभी भी यूपी में 16,000 से ज्यादा मान्यता प्राप्त मदरसे हैं। करीब 558 सरकारी अनुदान से चलने वाले मदरसे हैं। नए नियम गैर मान्यता वाले मदरसों पर भी लागू होंगे। योगी सरकार ने साफ कर दिया है कि पढ़ने की शिक्षा, चाहे वो बेसिक शिक्षा हो या माध्यमिक या मदरसों में, कहीं ना कहीं सबकी बराबरी की जाएगी। और इसीलिए जो ये प्रस्ताव पारित किए गए हैं ये भी मदरसों के हित को देखते हुए योगी सरकार ने पास किए हैं। हालांकि इसमें कई मौलानों को ऐतराज भी है, लेकिन प्रस्ताव पास होने के बाद
अब मदरसों की उच्च शिक्षा की बात की जा रही है। लखनऊ से कैमरा पर्सन गौरव गुप्ता के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक। यूपी से चलते हैं कर्नाटक, जहां पर अब हलाल मीट पर हल्ला बोल की तैयारी है। कर्नाटक से आ रहे संकेत बता रहे हैं कि बीजेपी सरकार हलाल मीट पर कानून बनाकर पाबंदी लगा सकती है। पाबंदी को लेकर पहले एक निजी विधेयक आ सकता है। कर्नाटक में अगले साल विधानसभा के चुनाव भी होने हैं, ज्यादा वक्त बचा नहीं है, और अगर हलाल मीट पर पाबंदी का कानून आता है तो तनातनी की कोई सीमा नहीं रह जाएगी। कर्नाटक में हिजाब पर हंगामा हुआ। कर्नाटक में लव जिहाद पर जंग छिड़ी। कर्नाटक में गोवध पर मजहबी गदर मची। कर्नाटक में धर्मांतरण पर युद्ध छिड़ा और अब कर्नाटक में ही हलाल मीट पर विवाद गहराया है। इधर चुनाव का वक्त करीब आ रहा है और उधर कर्नाटक में मजहबी विवाद के नए नए मोर्चे खुल रहे हैं। अब की बार हलाल मीट पर राजनीतिक हथियार बाहर निकाले जा रहे हैं। खबर है कि बम्बई सरकार हलाल मीट पर कानूनी पाबंदी की तैयारी कर रही है और इसकी शुरुआत प्राइवेट मेंबर बिल से हो सकती है। हलाल को सरकार अभी तक मान्यता दिया नहीं है, वो मान्यता दिया नहीं है, उसके इम्प्लीमेंट करना वो कानून के खिलाफ होता है। आज तक HD सबसे तेज सबसे ज्यादा।